जगाचे आकर्षण असलेले शहर म्हणजे आपली मुंबई. या मायानगरीत अनेक जण आपली स्वप्न घेऊन येतात. पोटाची खळगी भागवत तर कोणी वारेमाप पैसा कमावण्यामागे. या सगळ्यात शहरातील कधीही दुर्लक्षित करता न येणारा घटक म्हणजे मुंबईतला देहविक्री व्यवसाय. केवळ उपभोगाचे साधन म्हणून या स्त्रियांकडे पाहिलं जातं. मात्र या जगाची दुसरी बाजू जाणून घेण्याचा सीमा सय्यद यांच्या सहकार्यातून केलेला हा छोटासा प्रयत्न. हम लोग को ये काम हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम लोग कुछ अच्छा काम करें, कुछ इज्जत से जिए, ऐसा कुछ के लिए हम लोग के लिए कुछ करें, ये हमारा सरकार का नरेंद्र मोदी जी से हम लोग को विनोदन है विशेष से। नमस्कार, महा MTV मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. मी गायत्री श्रीगोंदेकर. आणि मी रिद्धी म्हात्रे. आत्ता आपण मुंबईतल्या एका रेड लाईट एरियामध्ये आहोत. इथलं चित्र जर पाहिलं तर अत्यंत चिंचोळ्या अशा छोट्या छोट्या गल्ल्या, तात्पुरती खुराड्यासारखी असलेल्या खोल्या असणारी एक इमारत आणि तिथे तात्पुरते पडदे लावून केलेली अरेंजमेंट, असं चित्र आपल्याला मुंबईतल्या प्रत्येक रेड लाईट एरियामध्ये पाहायला मिळतं. आज एकीकडे आपण महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण यासारख्या गोष्टींवर चर्चा करतो, मात्र दुसरीकडे या एरियात काम करणाऱ्या महिला असतील, त्यांचं आरोग्य असेल, तसेच त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह असेल, यासारख्या अत्यंत गंभीर प्रश्नांसाठी त्या महिलांना संघर्ष करावा लागतो. अशातच कोरोनासारखी महामारी आली, त्यावेळेस तर या महिलांसमोरचे प्रश्न अधिकच गंभीर होत गेले. भारतात खरं तर देहविक्री करणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्या समस्या देखील तशाच आहे, मात्र आजही त्यांच्या या समस्यांवर तितक्या मोकळेपणानं बोललं जात नाही. आजच्या या मुलाखतीतनं आपण त्यांचंच जगणं समजावून घेणार आहोत. आपल्यासोबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या आणि देहविक्री करणाऱ्या महिलांचं आरोग्य आणि त्यांचे प्रश्न समजावून घेत या विषयावर काम करणाऱ्या आस्था परिवाराच्या व्यवस्थापक सीमा सय्यद मॅडम आहे. सीमा सय्यद मॅडम या 2004 सालापासून या महिलांसाठी काम करत आहेत. तर आज आपण त्यांच्याकडनं संपूर्ण विषयाची उकल करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. नमस्कार मॅडम, तुमचं महा MTV मध्ये स्वागत आहे. नमस्ते. मॅडम, माझा पहिला प्रश्न असा आहे की तुम्ही या महिलांचं आरोग्य किंवा त्यांच्या अडचणी समजावून घेत सामाजिक जबाबदारी पार पाडत आहात, तर या कार्याकडे कशा वळाल्या? सबसे पहले धन्यवाद आपका इस विषय पर और हमारे इस काम के लिए आपने समय दिया है. मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं मराठी में बोल सकती हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं हिंदी में ज्यादा स्पष्ट तरीके से मैं बता पाऊंगी, इसलिए मैं हिंदी में आप लोगों से बात करती हूँ. तो जैसे गायत्री ने मुझे पूछा कि इस काम में कैसे आई. मेरा जो पहले का जो काम था, मैं मीडिया से, प्रिंट मीडिया से संबंधित लेख लिखती थी, फीचर राइटिंग करती थी. मैं दोपहर, निर्भय पथिक, विवेक व्यासपीठ, इन सब अखबारों के साथ जुड़ी रही हूँ और मीडिया से जुड़ी रही हूँ. वहां पर मैंने महिलाओं के विषय में फीचर पेजेस में एज ए सब एडिटर काम करती थी. और उस समय पर मेरे पास एक स्टोरी आई थी जो मुंबई में जो देह बिक्री करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप मैंने अटेंड किया था. तो तब से थोड़ी और उत्सुकता रही, मेरी जिज्ञासा रही कि ये महिलाएं कौन हैं. हम बहुत बार पिक्चरों में उन्हें देखते हैं, जिस तरीके से उन्हें दिखाया जाता है या इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो हमेशा एक ये रहता है कि अरे इन्हें देखना चाहिए. मतलब हमें ऐसा लगता है कि किसी दूसरी दुनिया के लोग हैं ये. तो देखने की जो एक जिज्ञासा है, उसी कौतूहलता से मैंने भी मुझे लगा कि इस फील्ड में काम करना चाहिए. मैं इस प्रोजेक्ट जो 2004 से बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और FHI 360 इस प्रोजेक्ट से की वजह से यहाँ पे हमने कुछ हमारे सेंटर्स शुरू किए और इन दीदियों के साथ हमने काम करना शुरू किया. तो मेरा जो प्रयास था इनके साथ काम करने का, वो वहां से शुरुआत हुई है मेरी. और उस समय से आज तक हम बस उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं. आता जसं तुम्ही म्हणालात की तुम्ही या क्षेत्रात आलात, तर तुम्हाला काहीतरी असाइनमेंट आली, त्यामुळे तुम्हाला उत्सुकता निर्माण झाली आणि म्हणून तुम्ही या क्षेत्राकडे आलात, माहिती घेतलीत आणि मग काम करायची सुरुवात केली. तर या सगळ्याविषयी तुम्ही जेव्हा तुमच्या घरच्यांना सांगितलं, तेव्हा तुमच्या घरच्यांची, तुमच्या मुलांची या सगळ्यावरती नक्की काय प्रतिक्रिया होती? त्यांचा या सगळ्याला कसा सपोर्ट होता? आणि तुम्ही इथे येऊन प्रत्यक्ष काम करणार किंवा मग उद्या तुमच्या घरच्यांना सुद्धा याविषयी जेव्हा विचारलं जाईल तेव्हा त्यांनी ते किती
विश्वासाने दुसऱ्यांना सांगितलं आणि त्या सगळ्या बाबतीत तुम्हाला ती साथ कशी मिळाली? तो हाँ, मतलब ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा मैं मतलब धन्यवाद देती हूँ अपनी फैमिली का, क्योंकि वो तो ये समझ पाए कि ये काम क्या है। लेकिन एक दुविधा ये रहती है कि जब हम किसी को ये बताते हैं कि हम इन महिलाओं के साथ काम करने वाले हैं और हम ग्रैंड रोड या कमाटीपुरा और खेतवाड़ी एरिया में जाके हम काम करने वाले हैं, तो लोगों का बड़ा अजीब सा एक रिएक्शन होता है कि अरे तुम वहां जाके क्या काम करोगे, वहां तो सब ऐसे लोग आते हैं, किस तरीके से करोगे आप। तो ये पहला जो एक रिएक्शन था वो था। लेकिन क्योंकि हमारे परिवार में सभी इस समाज सेवा के कार्यों में लगे रहे हैं, इस वजह से मुझे परिवार को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई रिद्धि। लेकिन थोड़ा सा अनुभव मैं ये बताऊंगी कि आज भी हमारे बहुत सारे स्टाफ जो लड़कियां, जो महिलाएं जो इस काम के लिए आती है, बहुत लोगों को ये काम छोड़कर जाना पड़ा जब उनकी शादियां होने वाली है और उनके परिवार को या उनके ससुराल वालों को पता चलता है कि अच्छा ये तो किसी सेक्स वर्कर के एरिया में जाके सेक्स वर्कर्स के साथ काम करने वाली है, तो थोड़ा परिवार को बड़ा अजीब सा लगता है और उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। वो आके हमको बोलते हैं मैडम मेरे घर वाले तैयार नहीं होंगे। बहुत बार ऐसे भी होता है कि सिर्फ यही बताया जाता है फैमिली में कि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो एक मानसिकता, एक संकुचित मानसिकता जो है इन महिलाओं के विषय में, इनके देखने का जो एक तरीका है वो बदला नहीं है। और उस वजह से थोड़ा सा फैमिली या परिवार को समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी अजीब है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका परिवार आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है। आणि जेव्हा कधी पहिल्यांदा तुम्ही स्वतः हे अनुभवलं, तिथे प्रत्यक्ष आला, तुम्ही मगाचपासून जेव्हा तुमच्या कामाची माहिती देताय तेव्हा तुम्ही म्हणताय की फील्डवर जाऊन आम्ही काम केलं, तर जेव्हा पहिल्यांदा फील्डवर आलात, पहिल्यांदा या मुलींना भेटलात, त्यांच्याशी बोललात, कदाचित त्यांना प्रश्न विचारले असतील थोडी ओळख झाल्यानंतर, तर तेव्हा एक महिला म्हणून तुमचा या सगळ्याचा अनुभव कसा होता, सगळ्यात पहिला अनुभव? 2004 में जब इस काम की हमने शुरुआत की तो आशा महिला संस्था नाम की एक संस्था, जिनसे हमने ये बीएमसी का एक प्रकल्प रहा है बहुत शुरुआत, तब से मैंने वहां पे काम किया और मेरे साथ जो टीम रही है वो बहुत अच्छी रही है। जब पहला दिन था मेरा ऑफिस में, तो मतलब एक ये था कि थोड़ा सा जिसको एक्साइटमेंट बोलते हैं वो था कि अरे वाह आज मुझे जाना है, देखने मिलेगा, मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए। लेकिन जब मैं उस बिल्डिंग में गई और उनसे बात करना शुरू की तो इतना नॉर्मल सा था सारी बातचीत। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात करने के लिए वो तैयार हो गए। और जो हमारे पीयर एजुकेटर्स, जो हमारे कम्युनिटी के इसी काम में से निकले हुए कुछ महिलाएं हैं जो हमें मदद करती है, उन्होंने वहां का माहौल इतना आसान किया हुआ है कि वहां पे जाना अब दिक्कत नहीं है। हमने एक रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, वो संबंध बनाना बहुत जरूरी था। हम मतलब इस तैयारी के साथ नहीं गए थे कि हमें क्या बात करनी है, लेकिन बहुत कॉमन, अगर दो लोग रास्ते में मिलते हैं या दो महिलाएं ट्रेन में मिलती है तो कैसे बातचीत शुरू होती, वहां से हमने बातचीत शुरू की। और मेरा ये अनुभव रहा है कि आप उनसे बहुत सीधी सादी बातें करें, आप कैसे हैं, खाना खाया है क्या, आपके बच्चे कैसे हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमसे बात करने के लिए कोई तैयार है, कोई आने के लिए तैयार है। मेरे पास कुछ गलत से अनुभव भी हुए हैं कि क्योंकि इस एरिया में अगर कोई भी महिला जाती है, इस बिल्डिंग में कोई भी महिला जाती है, तो वो उसी नजर से देखी जाती है। तो जो भी पुरुष वहां पर आते हैं उनको लगता है कि जितनी लड़कियां वहां पर आ रही है या जितनी महिलाएं वहां पर आ रही है वो यही काम करती है। लेकिन ये हमारे लिए एक अनुभव था और ये हमारे लिए एक सीख भी थी। हमने हमारे सभी जो स्टाफ हैं उनके लिए फिर ये हमने कंपलसरी के वो आई कार्ड पहने या लैब कोट पहने, थोड़े से अलग दिखें ताकि उनके साथ कोई तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हो। एक और जो बात मैं बताना चाहूंगी कि इन्हीं दीदियों ने हमें कहा था कि आप हमसे रास्ते में नहीं बात करना, आप बिल्डिंग में आते हैं, बिल्डिंग में हमें जान पहचान दिखाइए, रास्ते में प्लीज जान पहचान नहीं दिखाना, क्योंकि आप कौन है, हम कौन है, लोग जानते नहीं हैं, इसलिए आप हमसे बात करेंगे तो बाकी के लोगों का देखने का भी तरीका। तो आप देख रहे एक महिला अगर दूसरी महिला को बोलती है कि आप सावधान रहिए, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए और ये सच में बहुत अच्छा अनुभव रहा है।
माझा प्रश्न असा होता की आपण ज्यावेळेस म्हणतो की सामाजिक दृष्टिकोन त्यांच्याकडे बघण्याचा बदलला पाहिजे, ते म्हणत असताना तो दृष्टिकोन अशामुळे होतो की कदाचित त्यांच्याविषयी किंवा त्या त्या क्षेत्राकडे त्या व्यवसायाकडे वळण्याची कारणं कदाचित समाजाला अजून कळू शकलेली नाहीये. तर या व्यवसायाकडे त्या महिलांचं वळण्याची मुख्य कारणं काय असतात? अ, मैं जितने वर्षों से काम कर रही हूँ और जो हमारा अनुभव रहा है, यहाँ पे काम करने वाली जितनी भी दीदियाँ हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ज़बरदस्ती से लाई गई हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से आया हो। यहाँ पे हर तरीके की महिला है। मुझे ये बताने में मतलब दुःख भी होता है कि ऐसी महिलाएँ हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके पूरा परिवार उन पे निर्भर है। गाँव में उनका परिवार है, वो अगर कमाएगी तो वो पैसे भेजेगी। गांव में उनके लिए जिम्मेदारियां हैं, उन्हें यहाँ पर आके काम करना उनकी मजबूरी है। बहुत वजह से ये होता है कि उनको बहला फुसला के लाया जाता है और यहाँ पर मतलब छलावा देकर के आपको अच्छा काम मिलेगा। शहर में जाने का एक सपना होता है सभी का। आ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि हम किस काम में आ गए हैं। उनके पास जाने का फिर कोई ना रिवर्स नहीं है, बैकडोर नहीं है, जाने के लिए उनको कोई सुविधा नहीं है, उन्हें मजबूरी से यहाँ पे रह जाना पड़ता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी ज़ोर-ज़बरदस्ती से लाए गए हैं। कुछ जो महिलाएँ हैं, वो शायद अपनी मर्ज़ी से भी इस काम में आई हैं। उनका भी यही एक वजह है कि जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, यदि घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, गाँव में कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे बाढ़ आई है, कहीं पर काम करने के लिए कुछ नहीं है, लड़कियों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है, छोटे-छोटे शहरों के अंदर। आदमी उनको छोड़कर आ जाते हैं या आदमी उनको उनकी देखभाल नहीं करते हैं शहर में आ जाने के बाद। ये कई कारण हैं, जिन वजहों से ये महिलाएँ, ये दीदियाँ इस काम में आती हैं। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो ये बहुत बार बोलती हैं कि आप जैसा काम कर रहे हो हम भी एक काम ही कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई मौज-मस्ती की वजह से नहीं है। ये काम हमें मतलब जो प्लेज़र जिसको बोला जाता है उसके लिए नहीं है, ये काम हमारी ज़रूरत है। ये हमारा पेट भरना और घर चलाने का और हमारे बच्चों की पढ़ाई का ये ज़रिया है। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें ये लगता है कि जब हम आम व्यक्तियों से बात करते हैं, समाज के दूसरे लोगों से बात करते हैं, हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदले। हीन भावना से देखने की इन्हें जरूरत नहीं है। ये एक आम इंसान है, दो हाथ दो पैर, जो एक इंसान, एक व्यक्ति, एक औरत में होंगे वैसे ही औरतें हैं ये। यहाँ पे काम कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनके साथ आप किसी भी तरह का दुर्व्यवहार कर सकते हैं। वो भी नागरिक है यहाँ की, वो भी शायद बैंक में अकाउंट है उनका, वो शायद वोटर लिस्ट में उनके नाम है, वो शायद उनके पास राशन कार्ड भी है, उनके पास आधार कार्ड भी है, तो वो उन सभी अधिकारों की हकदार है जो एक आम व्यक्ति को मिलने चाहिए। तो सिर्फ उन्हें देखने का थोड़ा सा नजरिया बदलिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप उन पे दया माया करिए। वो बहुत इज्जत से जीते हैं, भले ही इस काम में हैं, फिर भी बहुत डिग्निटी से और बहुत इज्जत से जीते हैं। और ये बताते हुए मुझे मतलब अच्छा लगता है कि वो ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मानसिक तौर पे वो आज भी लोगों पे निर्भर है। तो उस वजह से उनकी तरफ का जो देखने का हमें थोड़ा सा तरीका है वो बदलने की जरूरत है। आता जसं तुम्ही म्हणालात की लोकांचा थोडासा मानसिक जो काही भाव आहे त्यांच्याकडे पाहायचा तो बदलायची फार आवश्यकता आहे. तर आता लोक म्हणून किंवा समाज म्हणून एवढं मोठं काम सहज शक्य होणं काही म्हणजे एवढी सोपी गोष्ट नाही. पण मग तुम्ही ज्यांच्यासाठी काम करता, तुम्ही ज्यांना दीदी म्हणता, तर त्या सगळ्यांचं मानसिक थोडंसं त्यांची ती स्थिती सुधारण्यासाठी म्हणून संस्था कशा प्रकारे काम करते त्याबद्दल काय सांगा? जब हमने काम करना शुरू किया तब से अब तक में बहुत परिवर्तन आया है उनकी सोच में, इन महिलाओं की, इन दीदियों की सोच में, इनके व्यवहार में, इनके बातचीत के तरीके में बहुत फर्क आया है। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हमने इन्हें दिया है या एक एक डिग्निटी से जीने का जो उनको समझाया है कि आप भी मतलब एक आम नागरिक की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। एक सेल्फ सिंपैथी हमेशा होती थी कि हम बेचारे हैं,
हम हमारे साथ तो यही होना है, हमने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, हम अभी हमारे पाप का हमें ये सब मिल रहा है, तो ये हमने बदला है। और हमारी जो टीम है जब इनसे जाके बातचीत करती है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उनकी सोच खुद की भी बदले। अगर उन्हें समाज में अपनी जगह बनानी है तो अपने आप से उनको थोड़ा सा मतलब वो बाहर निकलना पड़ेगा, बातचीत करने के लिए लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। हम अगर अपने आप को अलग रखेंगे तो कोई आकर हमारे साथ मिलेगा नहीं। तो हम छोटी छोटी कोशिशें करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, कुछ इवेंट करते हैं, जैसे पुलिस के साथ हमने सेंसिटाइजेशन, उनके साथ मीटिंग्स करते हैं, या जैसे आम नागरिकों के साथ हम उनके लिए कुछ कल्चरल फेस्टिवल करते हैं जहाँ पे हमारी दीदियां हैं वो उनके टैलेंट को, उनके स्किल्स को दिखाती है। कुछ इस तरीके के सेलिब्रिटीज हैं उनको हम यहाँ पर लाते हैं। कुछ आम जैसे रेसिडेंशियल एरियाज हैं उनके साथ हम उनकी मीटिंग कराते हैं। तो जिसको हम मेन स्ट्रीम या मुख्य प्रवाह में लाना, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए पहल जो है वो इन्हीं की तरफ से होनी जरूरी है, और वो हमने शुरुआत की है और बहुत अच्छी तरीके से हमें साथ मिल रहा है। मतलब जहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस काम को बुरा मानते हैं, वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम को बुरा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो कोशिश हमारी चल रही है। मॅम, कोरोना काळात आपण बघितलं की सगळ्याच व्यवसायांसमोर आव्हानं होती, आरोग्याचे प्रश्न तर सगळ्यांसमोर होते, पण यांचे प्रश्न काय होते या काळामध्ये, या महिलांचे प्रश्न काय होते आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशा पद्धतीने संस्थेने घेतली? पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ और पता चला कि कोविड ये बीमारी है, तो तुरंत ही मतलब रातों रात ये तय हुआ कि सब बंद हो जाना चाहिए। अब अगर सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं तो ये भी काम बंद ही होगा, और रातों रात सच में वो बंद हो गया। पूरी तरह से इन्हें भी जानकारी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था। ये इतना अचानक से हुआ कि मतलब आम नागरिक भी उसे समझने में थोड़ा सा समय लग रहा था। बहुत लोगों में ये था कि हम घर जाएं वापस के यहीं पे रहें। अगर उन्हें यहीं पे रहना है तो काम चाहिए, रोज का रोज कमाते हैं, उनको किराया देना है, उनके परिवार का, उनका खुद का पेट भरना है। और अचानक से अगर ये कहा जाता है कि अभी कल से ये ब्रोथल बंद होने हैं और क्लाइंट नहीं आएंगे, बंद तो नहीं हो रहे लेकिन क्लाइंट नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे, तो मतलब उनका इनकम नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम हुई वो मार्च से शुरू हुई, और मतलब बस अभी कुछ महीनों पहले से थोड़ा सा काम उनका नॉर्मल हुआ है, लेकिन बहुत परेशानी हुई। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा था कि मतलब शायद जिंदगी में उनको, वो खुद इतना कमा लेती हैं कि खुद का कमा के खुद खा सकती हैं, लेकिन अगर दूसरी संस्थाएं, इंडिविजुअल डोनर्स लोग मदद कर रहे थे तो फिर भी उन्हें लाइन में खड़े रह के खाना लेना, राशन लेना, रोज की जरूरतों का, ये धीरे धीरे हुआ। जब अनाउंस हुआ तब तक हमारे जो संस्था के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, इसलिए उन्हें पता था कि कौन सी बिल्डिंग में कहाँ पे महिलाएं हैं, किन्हें क्या जरूरत है। वो उन्होंने फोन करना शुरू कर दिया, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। जहाँ हम लोग नहीं जा पा रहे थे उन्होंने फील्ड में जाना शुरू किया। मैं देवता जी का नाम यहाँ पे खास लेना चाहूंगी। हमारी आउटरीच टीम है यहाँ पे, वो संस्थाओं की तरफ से जो काम चलता है, उन्होंने घर घर जाके यानी ब्रोथल जाके उनकी जानकारी ली कि आपकी क्या जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम देवता मैत्री है, मैं कर्नाटक की हूँ और मैं संस्था के अध्यक्ष हूँ। और ये संस्था हम लोग जो सेक्स वर्कर है उनका साथ में काम करते हैं HIV के ऊपर, और उनका बच्चे लोग के लिए एडमिशन करना और हॉस्टल में भर्ती ये करना है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को काम करते हैं। हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, इनका हेल्थ इश्यूज के लिए लेकर हम लोग काम करते हैं। और इनको भी पता नहीं था और हम लोग को भी पता नहीं था ये सब टाइम ऐसा आएगा करके। लॉकडाउन में मतलब एक कोविड-19 बहुत खतरनाक एक महामारी आई है, और उनके लिए हम लोग ना बहुत सारा झेलना पड़ा, और पूरा एरिया बंद हुआ, पूरा ही बंद हुआ था। और उनके लिए इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इनके लिए कैसा हम लोग क्या क्या ये करना चाहिए, और उनके लिए राशन पानी, और उनके लिए बच्चे लोग के लिए दूध, सेरेलैक्स, बहुत सारा हम लोग इनके लिए सैनिटाइजर्स बहुत सारा इनको हेल्प किया, हम लोग मदद किया कोविड-19 में। और दिन रात हम लोग इनके साथ में मदद किया है, और उन्होंने भी बहुत अच्छी से वो
सब मतलब कोविड-19 में कोई पॉजिटिव नहीं आया है और किसी को तकलीफ नहीं हुआ है। और हम लोग के लिए इतना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ध्यान रख के ये काम किया है। खुद के लिए भी बहुत सुरक्षित से काम किया है ये लोग और बहुत अच्छी से मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोग इनके लिए बहुत हेल्प किया। कोविड-19 में ऐसा लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद बहुत सारी तकलीफें हुई। तकलीफें होने के बाद ऐसे चलो कुछ ना कुछ करेंगे तो ये होएगा, तो ऐसे बाद में सोचा कि चलो कुछ काम करेंगे तो जाएगा। फिर सब्जी ऐसा पल्ले का काम किया तो पुलिस लोग भी बहुत ये कर रहे थे, फिर दीदी वो लोग साथ दिया, ये किया, तो अभी थोड़ा अच्छे से ये कर रहे, अपना चल रहा। फिर अभी भी वही हाल है तो वही कर रहे, कंटिन्यू वही करके जा रहे हैं। तो अभी ये लोग सब तभी पुलिस से बात करके ये करके थोड़ा भी मदद किया तो अच्छे से लेके जाए। नमस्कार। मुझे तो बहुत मदद मिला इधर, बहुत सारा मदद मिला। हम लोग को बच्चे लोग भी है 4-5 ठो बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारा मदद मिला। खाना पीने का सदरपन से भी ये दीदिया के काफी बार सैनिटाइजर, साबुन, सोप सब देखे गए। हम लोग को बहुत मदद मिला हम लोग को। आस्था परिवार से भी बहुत सारा धान्य मिले थे। हम लोग बहुत सारा लोगों को 16 बिल्डिंग में हम लोग का काम करते हैं आस्था परिवार आशी दर्पण में, और 16 बिल्डिंग में सभी लोगों को हम लोग पहला रजिस्टर करके वो रजिस्टर हिसाब से हम लोग किट बना के उनको राशन सब दिया है उनके लिए। और खाना का हम लोग डब्बा भी दिया। बहुत मदद किया, आशा दर्पण ने बहुत मदद किया लॉकडाउन में बहुत सारी। इनको सभी लड़के लोग वो टाइम में उनको काम दे दो सभी लोग बोल रहे थे, मगर वो टाइम में सब बंद था, हम तो क्या कर सकते हैं। तो आसानी से कोई कपड़ा बेचने लगे, वो भी लड़की एक लड़की है वो कपड़ा बेचती है, वो भी कंटिन्यू चालू है उसका, उसको भी जगह उधर ये करके उसको भी अरेंज करके दिया वो लोग भी। और ये दीदी ने इनको भाजी करने के लिए, भाजी वाला बेचने के लिए इनको ये था, मतलब हम लोग कर सकते हैं दूसरा काम, तो इन्होंने कंटिन्यू चालू किया, वो एक अच्छा लगता है। और आजू बाजू बिल्डिंग कितना से भी टावर्स है, वो लोग को बहुत मदद मिला क्योंकि वो लोग ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर तक ये लोग भाजी पाला पहुंचाते हैं वो टाइम में। हाँ, वो भी बहुत वो लोग भी मदद किया उनको। आप ये धंधा लगा रहे भाजी पाला का, ये मत छोड़ो, कितना भी तकलीफें हो, थोड़ा दिन होते आगे जाके आपका सॉल्व हो जाएगा, ये काम करो। तो अभी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग, वो भी बहुत ये लगता है। और एक दूसरा दीदी है, वो लोग स्टॉल लगाते हैं, कॉस्मेटिक का स्टॉल लगाते हैं, वो भी कंटिन्यू चालू है। ऐसा बहुत सारे लोग इधर से निकल कर बाहर काम भी कर रहे हैं और इसमें भी रह के भी काम कर रहे हैं। इसमें कहने की क्या बात है, खाली सरकार से थोड़ा मदद मिलेगा और भी अच्छे रहेगा। और दूसरा तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कर्फ्यू मत लगाओ, कि बंद मत करो, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते। थोड़ा मदद के लिए हम मदद मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खास करके हम लोग को जैसा लड़की लोग, हम लोग गांव से दूर दूर से आते हैं बच्चे लोग को छोड़ के, ठीक है, तो हम लोग को कभी 1 रुपया मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार को हम लोग को निवेदन है, जो हम लोग को जैसे लड़की लोग को ऐसा कुछ करे जो हम लोग आगे चल के कुछ कर पाए, हम लोग बाल बच्चा लोग को खिला पाए, मतलब ऐसा कुछ हम लोग को उनके पास हम लोग हाथ मांग रहे हैं, नमस्कार करके हाथ जोड़ के, जो हम लोग के लिए कुछ खास कर कुछ करे। हम लोग को ये काम हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हम लोग कुछ अच्छा काम करे, कुछ इज्जत से जिए, ऐसा कुछ के लिए हम लोग के लिए कुछ करें। ये हमारा सरकार का नरेंद्र मोदी जी से हम लोग को विनोदन है विशेष सबसे। हम काम करते हैं HIV पर ज्यादा हमारा काम है, तो इसमें कई सारी पॉजिटिव जो HIV पॉजिटिव दीदियां थी वो भी है, लेकिन मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी और यहाँ पे उनकी मदद से उनकी टेस्टिंग, उनकी दवाइयों का सुविधाएं हो गई थी, इसलिए वो नजदीकी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर वो दवाइयां ले सकते थे। यहाँ पे नजदीकी में एक गौराबाई नाम का सेंटर है, वहां पे उनकी दवाइयां दिला दी गई थी। उन्होंने इस बात का भी प्रावधान कर दिया था कि यदि वो बाहर नहीं आ सकते हैं तो उनके घर पर जाके या कम से कम 2-3 महीने की दवाइयां उनको मिल सके, ताकि उनके ART यानी HIV की जो दवाइयां उसमें किस तरह की रुकावट ना हो। ये तो उनको मदद मिली है, लेकिन अभी भी जो काम उनका जिस तरीके से वो कमाती थी उतनी तरीके से वो काम अभी उनका शुरू नहीं हो पाया है। इसी बीच में घर चलाने और घर वालों को पैसे भेजने के लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। तो ये जो एक है ना चक्र है बहुत बुरा, वो कर्जा लेते हैं, फिर कर्जे को फेडने के लिए फिर उनको काम करना पड़ता है, और फिर तो ये वो उसी चक्करों में फंस के रह जाते हैं। और
बहुत बुरा लगता है कि वो फिर से बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है उनपे और उनको फिर वो डबल काम करना पड़ रहा है जो जोखिम भरा काम हो सकता है और उसके लिए हमें खास ध्यान। और अभी तक तो HIV के वायरस से लड़ ही रहे थे, फिर अब वो कोविड का भी वायरस आ गया, तो इनके लिए काफी इनका जो लाइफ है, उनकी जो जीना है, जीवन शैली बहुत बदल गई। कुछ केसेस निकले, कोविड के केसेस निकले यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये बाहर ही नहीं जा रहे थे ना और कोई आ नहीं रहा था इनके यहाँ पे, और ये बहुत ज्यादा इन्होंने सावधानी बरती और हमारी फील्ड की टीम ने बहुत बार जाके, क्योंकि सारा हाइजीन, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, हैंड वॉश रेगुलर देते रहे और ये अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम बीमार हो गए तो घर वालों को कौन कमा के खिलाएगा, तो इसलिए वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखते हैं। मग आता जसं तुम्ही म्हणालात की त्यांनी स्वतःची काळजी घेतली किंवा आता नशिबाने कोणी पॉझिटिव्ह आलं नाही त्यामुळे काही प्रॉब्लेम आला नाही, पण एक सामान्य माणूस म्हणून आपण सगळ्यांनी कोविड काळात स्वतःला वेळ मिळाला म्हणून आपण थोडासा आनंद व्यक्त केला की काम आपलं थोडंसं बाजूला पडलं कारण जाऊच शकत नव्हतं, कामच करू शकत नव्हतं, सगळं ठप्प होतं. मग स्वतःला वेळ द्या, फॅमिलीला वेळ द्या, स्वतःत बदल करून घ्या. अनेकांनी सोशल मीडियावर ह्याच्यावर खूप मोठ्या मोठ्या पोस्टही लिहिल्या की मला ह्या गोष्टीचं वाईट वाटलं, मला ही गोष्ट खूप आवडली वगैरे वगैरे. तर मग ह्या सगळ्या मुलींमध्ये फरक पडला का? या मधल्या काळात त्यांचं काम पूर्ण बंद पडलं आणि तेव्हा कदाचित त्यांना स्वतःविषयी, घरच्यांविषयी विचार करायला वेळ मिळाला असेल, कदाचित कामातून बाहेर पडावं असं वाटलं असेल किंवा आता थांबलंय तर मग थांबूयाच असं सुद्धा वाटून गेलं असेल. तर मग या सगळ्या विषयीचा अनुभव काय होता आत्ताचा? कोविड के समय में जैसे हम लोगों को लगा ना कि इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्म, मतलब हम इस चिंतन जो करते हैं कि अब हमें क्या किया अच्छा था या क्या बुरा था, हाँ, इनके लिए इनकी सोच बदलना मैं नहीं कहूंगी, लेकिन इनकी जरूरतें जो है वो पैसे से ही पूरी हो सकती है। ये हमारी तरह से मतलब अच्छा खाना बना के यूट्यूब पे डालना, ये उनके लिए ज्यादा टेंशन ये था कि अगर ये कुछ और महीनों तक चलता रहा तो हमारे काम का क्या होगा। इसी बीच में कुछ दीदियों ने उनकी ये इच्छा व्यक्त की कि हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, आप हमें काम दिला दो। उन्हें ये एहसास हुआ कि सिर्फ सेक्स वर्क पे, इस काम पर वो निर्भर नहीं रह सकते हैं और इस वजह से उन्हें दूसरा काम, दूसरा स्किल भी लेना सीखना जरूरी है। कुछ और भी अगर उन्हें मिल जाता है ऑप्शन तो वो लेने में पसंद करेंगी। और तब हमने, हमारे जो टीम है हमारी संस्था की, उन्होंने जाके इनसे बातचीत की और इनमें से कई महिलाएं जो वो चाह रही थी कि वो इसमें से काम में से निकलना है उन्हें, तो उन्होंने हाँ वो कोशिश की। कई ऐसी हैं दीदियां जिन्होंने अपने भाजी का धंधा शुरू कर दिया है, कुछ लोग हैं महिलाएं जिन्होंने अपना स्टॉल लगाना शुरू कर दिया है, मेकअप का सामान बेचते हैं, कपड़े का स्टॉल लगाते हैं, तो वो ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत लोगों को हम काम नहीं दिला पाए क्योंकि उस वक्त तो काम भी नहीं था, तो लेकिन मेरे पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों ने कॉल करके मुझे पूछा कि क्या आपकी महिलाओं को अगर हम कुछ सिखाते हैं या कुछ काम देते हैं तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे। हमने हाँ तो कहा, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए ये एक चैलेंजिंग होता है कि अगर उस काम से उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितना उनके पहले के काम से मिल रहा है तो क्या वो कंटिन्यू रह पाएंगी। इसलिए हम, अगर वो मानसिक रूप से तैयार हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि हम या तो पूरी तरह से इसमें से बाहर निकल के कुछ नया काम करें या हम दोनों काम करें, ताकि धीरे धीरे हमारा पहले वाला काम कम हो जाए और नया वाला जो काम है उसको हम बढ़ावा दे सकें। तो ये चल रहा है। तो आज भी इसमें कोविड के टाइम पे बहुत सारी दीदियों ने ऑल्टरनेट इनकम अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोल सकते हैं, उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया है। और जैसे मैं बता रही थी देवता जी वगैरह, क्योंकि रोटरी क्लब ने भी कुछ महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर के कोर्स हैं या मशीन्स देने के लिए तैयार हो गए, तो हमारी कुछ दीदियां, क्या हम उनको कुछ गारमेंट वर्कशॉप से कुछ काम दिला सकें। तो इस तरीके के काम की अभी भी हम मतलब खोज कर रहे हैं और जहां से भी हमें मिलती है कोई भी सहायता हम लेने के लिए तैयार है। तो जहाँ दीदियां तैयार है वहां पे हम उन्हें मदद करने के लिए तैयार हैं। याला जोडून एक प्रश्न असा होता की तुमच्या कामाची दखल जी आहे ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाते, तिथून तुम्हाला मदतही मिळते, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कसं सहकार्य मिळतं आणि संस्थेचे आज या महिलांसाठी, त्यांच्या मुलांसाठी कोणते प्रकल्प सुरू आहेत किंवा भविष्यात काय दिशा असेल तुमच्या कामाची? आस्था परिवार, जैसे मैंने कहा, एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ था। 2008 में इसका स्वरूप पूरा बदल गया, ये एक फेडरेशन बन गया जो
इन्हीं दीदियों के द्वारा बनाई गई एक संस्था थी, इन्हीं के काम के लिए और इन्हीं के विषय पे, इन्हीं के इश्यूज पे काम करने के लिए बनी थी। तो हमारा जो विजन था, जो हमारा उद्देश्य था, वो बहुत क्लियर था कि हम इन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर हर तरीके से, स्वास्थ्य के मामले में वो अपने निर्णय ले सके, काम करना है नहीं करना है वो अपना निर्णय ले सके, कानूनी प्रक्रियाएं क्या है उसके बारे में इन्हें जानकारी हो, सामाजिक सोशल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सभी का विषयों पर हमने काम करना शुरू किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम रजिस्टर्ड हैं, ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर, ये एक नेटवर्क है, इनके साथ हम रजिस्टर्ड हैं और एक ग्लोबल नेटवर्क भी है। तो कई तरीके से हमें फंडिंग्स मिलती है, जो इस फंडिंग से हम इन दीदियों के लिए काम करते हैं। हमारा फोकस हमेशा इनका स्वास्थ्य होता है, क्योंकि बाकी की चीजों पर उन्हें मदद मिल जाती है, लेकिन स्वास्थ्य वैसे भी महिलाओं के लिए कभी भी प्रायोरिटी पर स्वास्थ्य नहीं होता है। पहले पूरे परिवार का ध्यान रखती है, फिर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। इनका भी यही है, तो स्वास्थ्य के विषय पर इनकी ज्यादा वो रुचि नहीं होती है। तो यहाँ पे HIV टेस्टिंग करना, उनके लिए दवाइयों का उपलब्ध कराना, उनको गुप्त रोग जैसी बीमारियों से किस तरीके से बचाया जाए, उस पे काउंसलिंग होता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह होता है। और इसके लिए हमें जो सपोर्ट मिलता है वो मुंबई जिला एड्स नियंत्रण संस्था जो है और महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण संस्था जो है, इन दो संस्थाओं की तरफ से मदद मिलती है। कुछ इंटरनेशनल फंडिंग आती है हमारे पास, जिनके साथ हम दीदियों के साथ भी काम करते हैं, उनके बच्चों के साथ भी काम करते हैं। तो हेल्थ के साथ, जैसे मैंने बताया कि बाकी भी और विषय हैं, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है, हम उनकी मदद कर रहे हैं। हम शायद उन्हें इस काम से ना निकाल पाए, लेकिन एक बेहतर जीवन, एक इंडिपेंडेंट और एक कॉन्फिडेंट लाइफस्टाइल वो जी सके, इसके विषय में हमारी टीम साथ में काम करती है। तुम्ही आज 2004 सालापासून हे काम करताय, प्रत्यक्ष इथे येऊन या मुलींसोबत बोलता, त्यांची मदत करता, त्यांचे काही प्रश्न असतील तर ते सोडवता. तर या सगळ्यात तुम्ही मगाशी म्हणालात तसं चांगले वाईट दोन्ही अनुभव येतात. पण मग आता थोडंसं शेवटाकडे वळताना आम्हाला जाणीवपूर्वक तुमचे चांगले अनुभवच विचारायला आवडतील, की तुम्ही काय सांगाल की तुम्हाला एखादा असा क्षण किंवा असा एखादा काहीतरी घडलेली घटना असेल की तुम्हाला ती आयुष्यभरासाठी सकारात्मकता देऊन गेली आणि आमच्या प्रेक्षकांना सुद्धा त्यातून काहीतरी एक पॉझिटिव्ह जरूर, मतलब इस यहाँ पे जब मैं काम करना मैंने शुरू किया, तब मैंने कहा ना कि एक दिमाग में एक पर्दा जैसा था कि ये कैसे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इनके साथ काम करते गए, बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए। इन्हें सबसे ज्यादा खुशी इन दीदियों को तब मिलती है जब इनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। हमेशा ये बोलते हैं कि हम हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं, आप ये खटखट करते हो आपके कंप्यूटर के ऊपर, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे काम करें, टेबल पे बैठे हैं, बड़ी ऑफिस में काम करें। यही उनका सपना है, छोटे छोटे खुशियां, छोटे छोटे सपने उनके। हमें मतलब मेरे जीवन में जो कुछ अनुभव हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं कि जब 2004 में हमने काम करना शुरू किया था, वो दीदियां आज एक लीडर की तरह से हमारे फेडरेशन में बोर्ड मेंबर और इलेक्शन में खड़ी होती हैं। वो तो कम्युनिटी लीडर्स जो बने हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकती है, शायद बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है। इनमें से बहुत सारी दीदियां हमारी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, मैंने जैसे देवता जी के भी बारे में बताया, उन्होंने HIV एड्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन किया। हमारे बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज जब आते हैं तो फॉरेनर्स होते हैं, अफ्रीका से आते हैं, US से आते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंटली वो दिखाते हैं कि हमारा ये काम चल रहा है, वो काम चल रहा है, उनसे सवाल किए जाते हैं, वो इंग्लिश में पूछते हैं, वो हिंदी में जवाब देते हैं, हम मीडिएटर की तरह उनको ट्रांसलेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी जिस आत्मविश्वास से वो अपने काम के बारे में बताते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक और छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूंगी। हमने बहुत सालों पहले कुछ बच्चों को यहाँ से हटा के उनको बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर दिया था, ताकि वो इस माहौल से दूर हो जाएं। आज जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं और अच्छी जगहों पे पढ़ाई कर रहे हैं या अच्छे ऑफिसेज में हैं,
अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और उनकी माँ को अपने साथ ले जाके अपने घर पे उनको रखना चाहते हैं। और इस बात का उन्हें कोई बुरा नहीं लगता है कि हमारी माँ ने किस तरीके से कमा के हमें बढ़ाया, लेकिन ये एहसास उनको अगर होता है कि हाँ, अगर हमारी माँ ने ये काम करके हमें पाल पोस के बड़ा किया है और आज हम इस काबिल हुए हैं, तो उसका श्रेय हमारी माँ को जाना चाहिए। और माँ को साथ में ले जाके परिवार में अपने साथ रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब हमें ये लगता है कि आज का जो जेनरेशन है, जो युवा वर्ग है, उनकी सोच बहुत अलग है और बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड जिसको हम बोलते हैं वो है। और इन छोटी छोटी बातों का शायद उनके ऊपर इस तरीके का कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो मुझे लगता है कि ये ना लाइफ चेंजिंग एक्सपिरियंस जिसको बोलते हैं वो। मुंबई तरुण भारतच्या या सगळ्या एका छोट्याशा प्रयत्नाला मी म्हणेन, सीमा मॅडम तुम्ही इतकी छान आम्हाला साथ दिली, उत्तरं दिलीत. कारण फक्त या विषयावर आजवर आम्ही पाहिलं होतं, ऐकलं होतं. आम्ही सुद्धा आता माध्यमात काम करत असून सुद्धा पहिल्यांदाच खरं तर आमच्यासाठी हा सगळा वेगळा अनुभव होता. हा आम्हाला खूप काहीतरी वेगळा शिकवणारा होता आणि आम्ही सुद्धा अशीच आशा करतो की MTVच्या प्रेक्षकांना सुद्धा यातून वेगळं काहीतरी मिळेल. आणि हे वेगळं काहीतरी देण्यासाठी, पोहोचवण्यासाठी तुम्ही आस्था संस्था आणि तुम्ही सगळ्या तुमच्या दीदी, आम्ही सुद्धा आता त्यांना दीदीच म्हणू, आणि त्या सगळ्यांनीच वेळ दिला, इतकी छान माहिती दिली, त्यासाठी तुमचे पुन्हा एकदा खूप खूप आभार.